नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप लोग का एक बार फिर से। फ्रेंड्स, आज के वीडियो हमारा डिस्कशन होगा पर्यावरण के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। पर्यावरण से संबंधित मैं करीब 10 वीडियो आप लोग के लिए लेके आया हूँ। प्लेलिस्ट में जाके आप 10 के 10 वीडियो देख सकते हैं। ये उस सीरीज़ का मेरा पहला वीडियो है। इसमें मैंने 100 प्रश्न रखे हुए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी जो है पूछे जाने की संभावना है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या कहता है? देखिए, पहला प्रश्न यह है कि पर्यावरण किससे बनता है। देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन है पर्यावरण किससे बनता है। पहला है जीवी घटक से। बिल्कुल जीवी घटकों से बनता है। मतलब जीवी घटक मतलब पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मानव, ये सब क्या कहलाते हैं? जीवी घटक। तो इनसे जो है पर्यावरण बनता है। अब देखते दूसरा ऑप्शन। दूसरा है भू आकृतिक घटकों से। भू आकृतिक घटक का मतलब है सौरीय ऊर्जा, भूकंपीय ऊर्जा, ज्वार भाटा जो आता है उससे जो एनर्जी मिलती है, ये सब क्या कहलाते हैं? भू आकृतिक घटक। तो इनसे भी जो है पर्यावरण बनता है। तीसरा है नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स। नॉन बायोटिक मतलब अजैव घटक। ठीक है, पर्वत, पहाड़, नदियाँ, झरने इत्यादि क्या है? ये नॉन बायोटिक जो है कंपोनेंट्स हैं। तो इससे भी जो है पर्यावरण बनता है। और डी है, यानी मतलब आपका आंसर सही। उपर्युक्त सभी यानी तीनों से मिलकर पर्यावरण बनता है। तो आपका आंसर क्या होगा? डी। डी पहले का जो आंसर होगा वो डी होगा। ये जो है प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा चुका है। एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसी सभी परीक्षाओं में पूछा चुका है। तो आप इसे जो है याद रखना, इस पर थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना। अगला देखिए प्रश्न है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? पर्यावरण को संरक्षित करने का अधिनियम भारत में कब पारित हुआ था? तो ये बहुत पहले पारित हो गया था। आज से देखा जाए तो करीब 34 साल पहले जो है ये एक्ट जो है भारत की पार्लियामेंट ने, जो इंडियन पार्लियामेंट ने जो है पास कर दिया था 1986 में। ठीक है, तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1986। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि ये ब्रैकेट में रख दिया जाता है, संरक्षण को ब्रैकेट में रख दिया जाता है, पर्यावरण अधिनियम ब्रैकेट में संरक्षण। तो उसमें आप कंफ्यूज मत होना, यही मतलब है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? तो देखिए, पर्यावरणीय सुरक्षा मतलब कि पर्यावरण को बचाना। ठीक है, ये होता है पर्यावरणीय सुरक्षा। तो इसमें से किसका संबंध नहीं है? तो देखिए, पहला है धारणीय विकास। धारणीय विकास मतलब भाई कि ऐसा विकास जिसमें क्या कहते हैं कि रिसोर्सेस को जो है बचा के रखा जाए अपनी आने वाली जनरेशन के लिए, उसे कहते हैं धारणीय विकास। तो ये एक तरीके से क्या हुआ? पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है। तो पहला तो संबंधित है, तो ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। दूसरा है गरीबी कम करना। गरीबी कम करना कहीं भी किसी भी एंगल से पर्यावरणीय सुरक्षा के तहत नहीं आता है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली कहीं भी संबंधित नहीं है। तो तीसरे का जो आंसर होगा सी। बाकी वातानुकूलन, कागज़ के थैले का प्रयोग, ये जो है पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, चौथा प्रश्न देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह है। बहुत ही लाइटली क्वेश्चन है, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। इसका आंसर होगा 5 जून। सभी को पता होगा जनरली, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे जगह दी है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? मतलब धारणीय विकास का मतलब हुआ कि भाई ऐसा विकास जिसमें रिसोर्सेज को आप यूज भी कर रहे हो, लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए आप जो है उसे जो है छोड़ रहे हैं, मतलब बचा के रख रहे हैं। कि ऐसा नहीं कि हम ही सारा यूज़ कर ले, आगे जो आने वाली जनरेशन्स है हमारी, उनके लिए कुछ बचे ही ना। तो वो बेसिकली क्या है, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आने वाली जनरेशन, संवेदनशीलता का विषय है, मतलब बहुत ही सीरियस इश्यूज़ है। तो वो है प्राकृतिक संसाधनों का। करेक्ट आंसर होगा प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, छठा देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं? देखिए, वन जो होता है किसी भी देश की जो है प्राकृतिक पूंजी के तहत आता है। जल भी आता है, जल से एनर्जी बनती है, सिंचाई होती है। तो ये क्या है, नेचुरल जो है कैपिटल है, मतलब पूंजी है। तीसरा है सड़कें। सड़कें जो है प्राकृतिक पूंजी नहीं होती हैं, इनसे कोई लाभ नहीं होता है। मतलब वैसे तो इसे हम बनाते हैं सड़कें, इससे लाभ होता है कि हम यातायात करते हैं, टैक्सेस वसूलती गवर्नमेंट, पैसे मिलते हैं, लेकिन ये प्राकृतिक नहीं होती, इन्हें हम बनाते हैं, मानव निर्मित है सड़कें ना। तो ये आंसर जो है आपका करेक्ट है।
ठीक है। इसको छोड़ के बाकी ये तीनों जो है वन, जल, खनिज, ये जो है प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं। सड़क जो है नहीं सम्मिलित की जाती है। तो आपके छठे का आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक कौन है? हरित विकास एक जो है पुस्तक है, उसके लेखक कौन है ये पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर होगा W.M. एडम्स। W.M. एडम्स ने जो है हरित विकास यानी ग्रीन डेवलपमेंट की जो है बुक्स लिखी है, उस पर एक बुक लिखी हुई है। ठीक है। आठवां प्रश्न देखते हैं, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है जल चक्र में। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें होती है? जल चक्र में। जब पेड़ में जल जो है धरती से आके ऊपर तने के माध्यम से, जड़ के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचता है, उसमें सौर विकिरण का बहुत ज़्यादा जो है योगदान रहता है, भूमिका रहती है। तो अगर आपसे पूछा था कि भाई सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस वाले चक्र में है, तो वाटर साइकिल में है। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है नागपुर में। इसे शॉर्ट फॉर्म में NEERI कहते हैं, जिसका मतलब होता है नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है। ये है नागपुर में अवस्थित है। इसका हेड ऑफिस नागपुर में, हेड ऑफिस क्या ऑफिस कह लीजिए, नागपुर में जो है अवस्थित है। 10वां प्रश्न देखते हैं, 10th नंबर, सतत विकास के लिए आवश्यक है। सतत विकास जो धारणीय विकास था वही सतत विकास है, उसी को सतत विकास कहिए, धारणीय विकास, दोनों एक ही बातें हैं। ठीक है। तो धारणीय विकास यानी सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? जैव विविधता का संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी को आप कंजर्व कर रहे हो। प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, प्रदूषण को आप रोक रहे हो और नियंत्रित कर रहे हो। ठीक है। निर्धनता को घटाना, ये भी इसका काम है सतत विकास का, कि भाई जो लोग गरीब हैं उनको जो है गरीबी से उबारो, ये भी सतत विकास का एक काम है। तो डी है उपर्युक्त सभी। तो सतत विकास के लिए तीनों चीज़ जो है आवश्यक हैं, ये तीनों चीज़ें। तो ये आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, 11वां, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था रियो डी जनेरियो में। ठीक है। ये बहुत ही पुराना प्रश्न है और फिर भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भाई पृथ्वी शिखर सम्मेलन, पृथ्वी को बचाने के लिए जो पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था वो हुआ था रियो डी जनेरियो में। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहा जाता है? सबको पता है, वायुमंडल कहा जाता है। ठीक। अगला प्रश्न, वायु है एक है, क्या है भाई? मिश्रण है, क्योंकि इसमें बहुत सारी गैसें हैं। एक गैस होती तो तत्व होता, दो गैस होती तो यौगिक कहलाता, बट बहुत सारी गैसें हैं तो क्या है? मिश्रण है, मिक्सचर, बहुत सी गैसों का मिक्सचर है। सी आंसर आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है। ठीक है। नाइट्रोजन जो एयर में 78% पाई जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? हीलियम पाई जाती है, आर्गन पाई जाती है, नियॉन पाई जाती है, रेडॉन नहीं पाई जाती है, मतलब 15वें का करेक्ट आंसर होगा सी। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है नाइट्रोजन। अभी पीछे हमने देखा कि शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? 78%। तो यही जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है हवा में। हवा में जो है नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है, 78%। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ मतलब पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी हो जाएगी? तो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाएगी, क्योंकि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये मैक्सिमम हो जाएगी। बट कमी, यहाँ पे कमी पूछ रहा है तो कमी ऑक्सीजन की होगी, क्योंकि ऑक्सीजन का सिर्फ एकमात्र स्रोत है धरती पे, वो है पेड़ पौधे। पेड़ पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन को जो है सांस के माध्यम से बाहर निकालते हैं, तो ऑक्सीजन गैस की कमी हो जाएगी। सी आंसर आपका करेक्ट है। 18वां देखते हैं, कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि, प्रतिरोपित पौधे मतलब भाई कि एक जगह से पौधे को उखाड़ के दूसरी जगह लगाना, वो इसलिए नहीं बढ़ते हैं कुछ पौधे, क्योंकि कारण बताइए। नई मिट्टी में इष्ट खनिज पदार्थ नहीं रहते हैं, ऐसा नहीं है, हर मिट्टी में कुछ न कुछ खनिज पदार्थ होते हैं। अधिकांश मूल रोम नई मिट्टी को अधिक सख्ती से जकड़ लेते हैं, ये भी गलत है। तीसरा इसका आंसर सही है, क्योंकि प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। मूल रोम मतलब जो जड़ें होती हैं, देखिए पतली पतली जड़ें निकली होती हैं ना, जैसे कि बिल्ली की मूंछ की तरह, तो वो नष्ट हो जाती हैं, इसलिए वो धरती में जो है
जब नई जगह लगाते हैं तो वो जो है पकड़ नहीं पाती मिट्टी को, और वो है जो पौधा होता है वो नष्ट हो जाता है। तो 18वें का जो करेक्ट आंसर है वो है सी। अब बात करते हैं 19 की। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? पहला, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, बिल्कुल ये अवशोषित करते हैं, तो ये तो पौधे का काम हो गया। शोर का अवशोषण, बिल्कुल ये जो नॉइज़ क्रिएट होता है अगर पेड़ पौधे लगा दिया है तो नॉइज़ पोल्यूशन कम हो जाता है, तो ये नॉइज़ को भी अवशोषित कर लेते हैं। वायु का प्रदूषण, ये इनका काम नहीं है, वायु को भी प्रदूषित नहीं करते हैं, तो ये करेक्ट आंसर है आपका सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑक्सीजन की विमुक्ति भी करते हैं, अगला है, तो ये भी काम इनका है। ठीक है, और 20वां देखते हैं। अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? श्वसन, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा देता है। प्रकाश संश्लेषण, ये जो है कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है, मतलब जब कार्बन चक्र चलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा को प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से नहीं बढ़ता है। तो 20 का जो है 20वें का बी आंसर जो है करेक्ट है। ठीक है, 20वें का जो करेक्ट आंसर है वो है बी। जैविक पदार्थों का क्षय, इससे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है। ज्वालामुखी क्रिया से भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ती, मतलब ये आंसर सही होगा बी। अब देखिए 21वां देखते हैं। पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है। देखिए, पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, बिल्कुल सही बात है। मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, ये भी सही है। पारिस्थितिक विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिक असंतुलन, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 21 का डी। नेक्स्ट देखते हैं। अपक्षय का विचार संबंधित है। अपक्षय मतलब होता क्या है? पहला देखिए आंसर, पृथक हुए पदार्थों का संग्रह, मतलब जो पदार्थ अलग अलग हो गए थे उनका संग्रह नहीं, ये आंसर गलत है, इसका मतलब ये नहीं हुआ। ठीक है। मौसम में दैनिक परिवर्तन, ये भी आंसर सही नहीं है। अब देखिए इसमें है अगला, एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है, ये आंसर इसका सही है। अपक्षय का मतलब होता है कि चट्टानें अपने ही स्थानों पे छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाती हैं, टूट जाती हैं, उसे कहते हैं अपक्षय। ठीक है। धूप, बरसात, नमी इत्यादि की वजह से कुछ चट्टानें अपने स्थानों पे छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाती है, जिसे हम कहते हैं ऋतु अपक्षय या फिर अपक्षय सामान्यतः। ठीक है, तो 22वें करेक्ट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय अवस्थित है, नैरोबी में जो है इसका कार्यालय उपस्थित है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन अवस्थित है, ये है जेनेवा में, करेक्ट आंसर होगा ए, जेनेवा में जो है इसका मुख्यालय अवस्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, एम्स्टर्डम में जो है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। ईपीए का पूर्ण रूप है, ईपीए इसका पूर्ण रूप होगा सी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ईपीए। ठीक है, सी आंसर इसका करेक्ट है। ईपीए अगर पूछा है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ईपीए या फुल फॉर्म, तो आप कहिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ईपीए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण संबंधित है? वन नीति, बिल्कुल वन नीति ऐसी बनानी चाहिए जिससे पर्यावरण हमारा संतुलित रहे, पर्यावरण मनुष्य के बीच संबंध संतुलित रहे, बाढ़ ना आए, सूखा न पड़े, पेड़ पौधों की कमी ना हो, तो वन नीति में ऐसी बातें रखी जाती है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, इसके तहत भी ये सारी बातें की गई हैं। औद्योगिक नीति, बिल्कुल सही, औद्योगिक नीति जब बनाई जाती है तो उसमें भी जो है क्या कहते हैं पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। शिक्षा नीति, बिल्कुल शिक्षा नीति में भी इस चीज़ को रखा जाता है कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए कि वो बड़े होकर पर्यावरण का संरक्षण कर सके, उनको संतुलित कर सके। तो ये चारों चीज़ें जो है पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित, इसमें ये चारों सही होंगे, इसमें ये चारों सही होंगे। अगला देखते हैं 28वां। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, मतलब कोई प्रोडक्ट है वो उसे जो है इको मार्क का टैग देना है, तो किस आधार पर देते हैं? इस आधार पर देते हैं कि भाई वो इन्वायरमेंट को ज़्यादा जो है नुकसान न पहुंचाता है,
मतलब पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, मतलब इको फ्रेंडली हो। ठीक है, सी आंसर इसका करेक्ट होगा 28 का। 29 धारणी कृषि का अर्थ है। धारणी कृषि का मतलब होगा, सी आंसर इसका करेक्ट होगा कि भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता अक्षुण्य रह बनी रहे। धारणी कृषि मतलब अभी देखिए धारणी विकास की बात की, सतत विकास की बात की, इसी प्रकार धारणी विकास है। धारणी विकास मतलब धारणी कृषि का मतलब ये हुआ कि भैया ऐसी कृषि करो आप लोग कि जो मिट्टी है, भूमि है, उसकी गुणवत्ता जो है खराब ना हो, एज इट इज़ बनी रहे, जिससे हमारी आने वाली जनरेशन जो है उसका उपयोग कर सके। धारणी विकास, धारणी कृषि, धारणी खेती, धारणी रहन सहन, जो भी है धारणी सब जहाँ लग गया, सतत जहाँ लग गया, उसका मतलब ही यहाँ ये हो जाता है कि भैया आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए सामान को बचा के रखना है। ठीक, सी आंसर इसका करेक्ट होगा। अब देखिए सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है। सी आंसर करेक्ट है इसका। ये भूगोल का भी प्रश्न है, भूगोल में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आंसर सी वाला इसका सही होगा। भाई समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से जो है सुनामी जो है उत्पन्न होती है। समुद्र के अंदर भूकंप उत्पन्न होगा जिससे जो है पानी इधर उधर उथल पुथल होगा और उससे जो है सुनामी जो है सुनामी की उत्पत्ति होती है। अब देखिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है भाई, 31 नंबर है। 31 नंबर ये कहता है नगरीकरण और औद्योगिकरण हानिकारक है। किसके लिए? संतुलित विकास के लिए। बिल्कुल, संतुलित विकास के लिए नगरीकरण कर रहे हैं तो भी जो है हानिकारक है, औद्योगिकरण कर रहे हैं तब भी हानिकारक रहेगा। पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए, बिल्कुल ये भी सही आंसर है आपका। जैव विविधता के संरक्षण के लिए, ये भी सही है, तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। उपयुक्त सभी के लिए जो है हानिकारक है। क्या हानिकारक है? नगरीकरण यानी अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। बस्तियाँ, ये भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है क्योंकि मानव निर्मित है, इसे मानव बनाता है बस्तियाँ। बाकी भूमि के रूप, मिट्टियाँ, खनिज इत्यादि क्या है, भौतिक वातावरण का तत्व है। ठीक है, बाकी इसका आंसर होगा डी। बस्तियाँ जो है भौतिक वातावरण का जो है तत्व नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंधित है। नवनियतवादी अवधारणा से संबंधित है। सी आंसर इसका करेक्ट होगा। देखिए अवधारणाएं 3-4 प्रकार की है, नियतिवादी, संभववादी, नवनियतवादी। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिए, कभी कभी जो है इनसे प्रश्न अच्छे से पूछ जाता है, प्रीलिम्स में पूछता है, मेंस में पूछता है। बट जो अभी सतत विकास या अवधारणीय विकास की बात की जा रही है वो नवनियतवादी अवधारणा से संबंधित है। ठीक है, 33वां क्वेश्चन देखते, 34वां देखते हैं। भारत में धारणीय विकास की दृष्टि से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। मतलब धारणीय विकास, फिर वही बात हो गई कि भाई ऐसा विकास जिसमें रिसोर्सेज आपके जो है नेक्स्ट जनरेशन के लिए बचे रहें, ऐसे विकास को क्या कहते हैं, धारणीय विकास। तो अब इसमें पूछा विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है धारणीय विकास के दृष्टिकोण से। तो कोयला, बिल्कुल नहीं, कोयला तो है ही नहीं, क्योंकि कोयला अगर आप खूब दनादन यूज करोगे तो कल को ख़त्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट जनरेशन नहीं यूज कर जाएगी। खनिज तेल एवं गैस, ये भी जो है अच्छा जो है स्रोत नहीं है बिजली उत्पादन का, विद्युत उत्पादन का, क्योंकि खनिज तेल भी एक लिमिटेड मात्रा में, वो भी जो है ख़त्म हो जाएंगी। जल विद्युत, ये वाला सी इसका आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि जो है जल विद्युत जो है जल कभी ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि मान लीजिए हम जल से विद्युत बना रहे हैं, नेक्स्ट ईयर फिर बारिश हो जाएगी, फिर हमारे रिजर्वायर या डैम जो है फिर भर जाएंगे। तो जल विद्युत जो है क्या कहते हैं, ये धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा जो है स्रोत है। परमाणु ऊर्जा नहीं है, क्योंकि परमाणु ऊर्जा भी टाइम में ख़त्म हो जानी है अगर आप ज़्यादा यूज करेंगे तो, बट जल जो है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वनों को काटने का परिणाम होता है, अगर हम जंगल को काट दें तो उससे क्या जो है परिणाम होगा, वर्षा और नमी में वृद्धि, नहीं ये आंसर गलत है। मिट्टी का क्षरण और अनियंत्रित बाढ़, अगर वन काट देंगे तो जब बारिश होगी तो भाई क्या होगा कि मिट्टी का क्षरण होगा, मतलब बारिश जो है डायरेक्टली जो है भूमि में पड़ेगी, पेड़ पौधे के बजाय भूमि पर पड़ेगी। तो भूमि पड़ेगी तो क्या होगा, मिट्टी का कटाव होगा, क्षरण होगा। ठीक है, वहाँ मिट्टी चेंज हो जाएगी, किसी स्थान विशेष की मिट्टी जो है चेंज हो जाएगी, और बाढ़ जो है पूरी तरीके से अनियंत्रित हो जाएगी, क्योंकि पेड़ पौधे पानी को रोक देते हैं। तो ये बी आंसर जो है सही है कि पेड़ पौधे काटने से मिट्टी का क्षरण होगा और अनियंत्रित बाढ़ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये भूगोल का भी प्रश्न है, मैं कई बार बताता चल रहा हूँ, जो भूगोल और इन्वायरमेंट का कॉमन प्रश्न बनता है, उसे कहते हैं दामोदर नदी। दामोदर नदी पहले जो है बंगाल का शोक कहलाती थी, क्योंकि जब वर्षा ऋतु आती थी तो बहुत ज़्यादा जो इसमें बाढ़ आती थी, पूरे बंगाल को डुबा देती थी, हुगली वाले एरिए को, कोलकाता वाले जोन को पूरा डुबा देती थी। ठीक है, इसलिए इसे बिहार बंगाल का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान आर्द्रता कितनी होती है? 25 डिग्री तापमान रहेगा तो हम लोग देखिए अच्छा फील करते हैं, और 60% ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता, तो ये मानव के रहने के लिए, कार्यक्षम के लिए बढ़िया जो है व्यवस्था है। 25 डिग्री तापमान रहे, 60 डिग्री आर्द्रता रहे, तो बहुत बढ़िया जो है आदमी काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को प्रस्तुत किया था एजी टांसले ने। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा चुका है, इसे आप जरूर ध्यान रखिए। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तुत किया था एजी टांसले ने। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? खेत जो है वो आर्टिफिशियल जो है इकोसिस्टम है, बाकी तालाब, वन, ये सब क्या है, नेचुरल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी पदछाप। ये मतलब मात्रक है कि भाई इतनी भूमि होगी तो जो है मनुष्य का जीवन जो है आराम से जो है बीत जाएगा, इसे कहते हैं पारिस्थितिकी पदछाप। ये यूनिट है एक तरीके से, पदछाप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? सामुद्रिक। पृथ्वी पे देखिए समुद्र सबसे ज़्यादा है, तो भाई जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र सामुद्रिक पारिस्थितिक तंत्र है वो सबसे ज़्यादा का होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? ठीक है, वनों को काटना क्या मदद करता है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, वनों काट देंगे तो पारिस्थितिक संतुलन आपका बिगड़ जाएगा, और ये है पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में मदद नहीं करता है। बाकी तीनों ये करते हैं, वन रोपण करेंगे तो ठीक रहेगा, वर्षा जल प्रबंधन करेंगे तो भी ठीक रहेगा, जैव प्रबंधन करेंगे, जैव मंडल प्रबंधन, भंडार करेंगे, तो उससे भी जो है इन्वायरमेंट आपका बैलेंस रहेगा। तो इसका आंसर होगा ए, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है सर्वाहारी को जो सब कुछ खाता है, मांस मछली या फिर कहिए नॉनवेज वेज जो भी खाता है, उसको मैक्सिमम जो है क्या कहते हैं, एनर्जी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर का। निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? यूकेलिप्टस पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, क्योंकि पानी को बहुत ज़्यादा लेता है, पीता है, सोखता है। कहीं दलदल भूमि है, यूकेलिप्टस लगा दीजिए, वहाँ सूखा हो जाएगा, तो ये जो है इको फ्रेंडली नहीं है। और जनरली यूकेलिप्टस को यूपी बिहार कह लीजिए, यूपी पूर्वांचल या बिहार में से जनरली से बल्ली कहते हैं, बल्ली के नाम से जानते हैं। ठीक है, यूकेलिप्टस। 45 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? पारिस्थितिक संतुलन से किसका संबंध ही नहीं है, तो ये बताना है हमें। वो है औद्योगिक प्रबंधन। जल प्रबंधन बिल्कुल है, वन रोपण भी है, वन जीव सुरक्षा भी है, बट औद्योगिक प्रबंधन अगर आप कर रहे हैं उसका पारिस्थितिकी संतुलन से कोई संबंध नहीं होता डायरेक्टली। ठीक, तो सी आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 46 नंबर। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता ये किस आंदोलन का नारा है? पारिस्थितिकीय स्थायी मितव्ययिता यह किस आंदोलन का नारा है? यह है चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट पेड़ पौधों को बचाने के लिए उत्तराखंड में शुरू किया गया था, तो बहुत पहले शुरू किया गया है 19 के टाइम में। उस टाइम में जो है ये जो है बात कही गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। पहला आंसर देखिए बर्लिन है, यहाँ पे स्थापित नहीं है। दूसरा है ओस्लो में जो है स्थापित है, बी। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप से पाई जाती हैं। ये ज्योग्राफी का प्रश्न है और एनवायरनमेंट का भी है। आपको मैं फिर से कह देता हूँ, जो ज्योग्राफी एनवायरनमेंट में कॉमन रहेगा उसको मैं पॉइंट आउट करता रहूँगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये मैंग्रोव वनस्पति से
बहुत बार पूछा गया है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से और इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान देना। 48 का बी, सुंदरवन में जो है, सुंदरवन मतलब पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल का जो सुंदर डेल्टा है जहाँ पे गंगा नदी समुद्र में मिलती है, वहाँ पे जो है सुंदरी वनों की अधिकता है, इसलिए यहाँ इसे सुंदरवन कहते हैं। यहीं पे मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यान में बनाया गया पायतंत्र होता है कृत्रिम पायतंत्र, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 50वां नंबर, वन जीव को मारने तथा वनों को काटने से होता है मृदा अपरदन। बिल्कुल, वन जीव को मारेंगे, वनों को काट देंगे तो मृदा अपरदन होगा, बिल्कुल होगा। बाढ़ आएगी, बिल्कुल आएगी। सूखा पड़ेगा, बिल्कुल सूखा भी पड़ेगा। उपर्युक्त सभी, यानी इसका आंसर होगा करेक्ट डी, तीनों चीज़ें होंगी मतलब उपर्युक्त सभी, यानी डी इसका आंसर सही है। तो फ्रेंड्स ये 50 क्वेश्चन थे। आगे के 50 क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ इसमें नहीं रखूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है और लंबा वीडियो इतना कोई देखता नहीं है। तो इस वीडियो में मैं 50 तक जो है ख़त्म करता हूँ। अगले वीडियो में 51 से शुरू करेंगे और 100 तक बात करेंगे। और इसी प्रकार जो है क्या कहते हैं, पूरी के पूरे 10 वीडियोस जो है मैंने बना रखे हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पे। आप 10 के 10 देख लीजिए, आपका इन्वायरमेंट लगभग पूरा तैयार हो जाएगा। क्योंकि मैं ये प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ ये कई बार जो है परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और कई बार पूछे जा चुके हैं। जैसे मान लीजिए यही प्रश्न है, यही करीब बीपीएससी में ने भी पूछा है, सीजीपीएससी ने पूछा है, जेपीएससी ने भी पूछा है, इवन यूपीपीसीएस और एमपीपीएससी ने भी इस चीज़ को, इसी प्रश्न को कई बार पूछा है, एक दो बार। तो ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट थे, आने वाले प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।